हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाल क्लासेज में। हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके रिगार्डिंग जो हम लोग अपना स्टडी जो है वो कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा आपको एक वीडियो सीरीज दे रहे हैं जिसमें आपको पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ और रीजनिंग का आपको क्लास करवा रहे हैं ताकि आपको आरआरबी, एनटीपीसी का या ग्रुप डी का जब कभी भी एग्जाम हो तो आप उसको आसानी से क्वालिफाई कर सको। तो अगर आप इस चैनल के साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। बाइलिंगुअल में आपको बताते हैं, यानी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को आसानी से समझ जाए। जो टर्म्स होते हैं वो सारा हम आपको इंग्लिश में जो है वो लिख देते हैं और बाकी आपको जो है वो हिंदी में समझा देते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्या स्टार्ट किए हैं, तो केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। केमिस्ट्री का एक आपको इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के नाम से हम आपको वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये उसके बाद का वीडियो है। तो अगर रेलवे के अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जितने भी रेलवे में क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर रीजनिंग का हो, सब आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगला जब कभी भी वीडियो जाएगा तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा और मिल जाएगा। एक बात हम आपको और बता देते हैं, जब आपको एग्जाम निकालना है तो ये मत सोचा कीजिएगा कि हम इतना बेसिक से क्यों पढ़े। जब आपका स्टैंडर्ड हाई हो चुका है तो इतना बेसिक से क्यों पढ़े। देखिए हम आपको कोई भी चीज कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं। जब आप बेसिक से चलेंगे तो धीरे धीरे आपका लेवल क्या करते जाएंगे, हाई करते जाएंगे। आपको पूरा फिजिक्स का न्यूमेरिकल यहाँ पे बताएंगे, केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल बताएंगे, जो भी रेलवे के एग्जाम में आते हैं उन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। एक भी चीज आपको छोड़ने का जो है वो छूटेगा ही नहीं। हमारा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपको सारा का सारा चीज दिया जाए। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग जो है वो केमिस्ट्री का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ, प्रकृति एवं वर्गीकरण, यानी कि मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन, मैटर के विषय में। ये एक लंबा चैप्टर होगा क्योंकि पूरे बेसिक से हम लोग आसानी से समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो देखिए माय डियर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो यूनिट नंबर पहला है, केमिस्ट्री का सबसे पहला है, जहां पे हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पदार्थ जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं पदार्थ होता क्या है। दुनिया का कोई भी चीज जो आप देखते हैं, जो हम देखते हैं, आपके पास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सब के सब क्या है, तो मैटर है। एक छोटे से छोटे सुई से लेकर बड़ा से बड़ा कोई भी चीज आप पर्वत तक देखते हैं, सारा का सारा मैटर कहलाता है, सबके सब पदार्थ कहलाता है। हम भी पदार्थ हैं, आप भी पदार्थ हैं। आपके जो हाथ में आपका मोबाइल है ये भी पदार्थ है और मोबाइल के ऊपर जो कवर लगा हुआ है आपका वो भी पदार्थ है। ये जो हवा है ये भी पदार्थ है। आप जो चीजें देख सकते हैं वो भी पदार्थ है। जो चीजें नहीं देख सकते हैं, जैसे हवा आप नहीं देख पाते हैं, ये भी पदार्थ है। लेकिन आप अगर कहोगे सर हवा को नहीं देख रहे हैं तो आप इसे पदार्थ कह दिए, लेकिन क्या हमारे जो मन की भाव है क्या वो भी पदार्थ है क्या, तो हम कहेंगे नहीं, वो पदार्थ नहीं है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे, तो सर पदार्थ का डेफिनेशन कैसे हम क्लियर करेंगे। तो पदार्थ का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट है। पदार्थ का जो डेफिनेशन है, मैटर का जो डेफिनेशन है, वो कहता है कि इसके पास अपना खुद का मास होना चाहिए, खुद का द्रव्यमान होना चाहिए और द्रव्यमान के साथ साथ यानी मास के साथ साथ इसके पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि ये जो है वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे, यानी कि जगह को घेरे। दुनिया का कोई भी चीज बाबू जो जगह घेरेगा यानी कि जो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा और जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान होगा, खुद का मास होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जैसे आप देखो मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। तो क्या ये मार्कर पदार्थ नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सर मार्कर पदार्थ है। कैसे, इसके पास देखिए अपना खुद का क्या है, द्रव्यमान है, खुद का अपना मास है, क्योंकि मास है और धरती के जी के वजह से इसमें जो है वो वेट भी जो है वो आ जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा जो वेट होता है, जो द्रव्यमान होता है, जो वेट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, मास और इनटू में क्या होता है, तो जी होता है, mg होता है, वेट बराबर, यानी कि आप इसको भार कहते हैं, भार बराबर। तो देखिए इसके पास इसके खुद का द्रव्यमान है, खुद का मास है और ये जगह भी घेर रहा है। अगर हमारा हाथ को देख लीजिए, अगर यहाँ पे इसको रख देंगे तो क्या ये इतना जगह नहीं घेरा, तो इतना जगह घेर लिया। चूंकि ये इतना जगह घेर लिया इसलिए इसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे।
अब आप कहेंगे सर आपके हाथ में एक डस्टर है, क्या ये भी पदार्थ है क्या? तो हाँ सर ये भी पदार्थ है। ये कैसे पदार्थ है? आप इसको हथेली पे रखो, ये इतना जगह तो घेर लिया, ये इतना जगह भी घेर लिया और साथ ही साथ इसके पास अपना खुद का मास भी है, खुद का द्रव्यमान भी है, इसलिए ये भी पदार्थ है। दुनिया के वे सारे चीज जो जगह घेरते हैं, जिसमें द्रव्यमान होता है, वे सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं। आपके मन में एक बड़ा आसान सा सवाल आता होगा, सर हवा पदार्थ कैसे है? हवा तो सर दिखाई दे रहा है। अब सपोज कर लीजिए कि इसमें द्रव्यमान भी हो, मान लेते हैं, तो ये जगह कहाँ घेर रहा है? तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, आप एक बैलून लीजिए और बैलून लेने के बाद आप उसमें हवा भरिए। जब आप हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है। जब वो फूलेगा तो इतना जगह तो ऑक्यूपाई कर लिया ना, उससे जब आप कहीं रखेंगे तो रखने के लिए उसके लिए जगह चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो जितना जगह लिया तो वो भी जगह ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसमें एयर गया, हवा गया। आप जो व्हीकल यूज करते हैं, आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप जो साइकिल चलाते हैं, आप ट्रक बस जो भी चीजें देखते हैं, सभी का जो टायर होता है उसके अंदर जो ट्यूब होता है उसमें हवा भरा जाता है, यानी कि वो भी जगह लेता है और जगह लेने के बाद क्या होता है, वो फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो ये भी जगह लेता है, इसीलिए हवा भी क्या है, तो पदार्थ है। अब देखिए पदार्थ में हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है, इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ में पढ़ना क्या क्या है, हमको मैटर में क्या क्या चीज का स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखिए मैटर के हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि गुण के बारे में चर्चा करेंगे। और मैटर के जो गुण होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक फिजिकल आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगा, एक केमिकल प्रॉपर्टी होगा और एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा। यानी कि एक भौतिक आप गुण कह सकते हैं, एक रासायनिक गुण उसका कह सकते हैं, और एक आपका उसका क्या कह सकते हैं, तो यांत्रिक गुण भी उसका एक कह सकते हैं, जो कि हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। एक आपका देखिए यहाँ पे भौतिक गुण हो गया, एक आपका रासायनिक गुण है और एक आपका यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। देखिए इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम लोग डिटेल से फिजिक्स में पढ़ लेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, जो भी मैटर का मैकेनिकल प्रॉपर्टी होता है, उसे फिजिक्स में पढ़ लेंगे। और मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज पढ़ेंगे सर? तो बहुत सारा चीज पढ़ने को मिलेगा। जैसे इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, इसके अलावे स्ट्रेंथ क्या होता है ये भी देखेंगे, फटिग क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ठीक है, हुक्स लॉ यानी हुक्स लॉ जिसे कहा जाता है, हुक्स लॉ क्या होता है। तो ये सारा चीज हम लोग वहां पे देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में। तो ये जो है टॉपिक हम आपको जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे क्लियर करेंगे इन सभी चीजों के विषय में, इसलिए यहाँ पे आप परेशान मत होइएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टी को अभी हम रहने देते हैं। लेकिन हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और रासायनिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है, तो इसके लिए 2 जो है मुख्य रूप से बातें बताई गई हैं। यानी 2 बेसिस पर आप इन प्रॉपर्टी को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या वो 2 प्रॉपर्टी का क्या क्या वो ढंग है सजाने का, जरा देखिएगा। एक जो है आपका मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मैटर है, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं मैटर के, जैसे हम और आप जो बने हैं ना, तो ये जो मार्कर बना है ना, तो ये बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। उन सभी छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलकर बना है, तो किस प्रकार से मिलकर बना है, वो किस ढंग से अरेंज है, वो कैसे अरेंज है या डिसअरेंज है, इसके बेसिस पर हम लोग गुणों को देखते हैं। तो अवयवी कणों के व्यवस्थित होने के ढंग पर उसका जो गुण देखा जाता है। और जो दूसरा होता है वो होता है अवयवी कणों के प्रकृति पर वो डिपेंड करता है। मतलब जो नेचर होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उसके नेचर पर इसके जो है वो प्रॉपर्टी डिपेंड करते हैं, मैटर के प्रॉपर्टी यानी गुण जो है वो डिपेंड करते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो पदार्थ है उसके जो गुण धर्म है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। एक उसके व्यवस्था पर यानी उसकी सजावट पर, किस प्रकार से सजाया गया है, और जो दूसरा है वो क्या है, उसके नेचर पर यानी उसकी प्रकृति क्या है, उस पर जो है ये बातें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे।
उसके पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मैटर भी हमको पढ़ना है, यानी पदार्थ के जो है वो कौन कौन से कण होते हैं। तो पदार्थ के कण के रूप में मुख्य रूप से दो कणों को हम लोग को पढ़ना है। एक जो कण है आपका उसे एटम्स कहा जाता है, यानी कि परमाणु कहा जाता है, और जो दूसरा आपका है वो मॉलिक्यूल्स है, जिसे आप अणु कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और ऐसा परमाणु का डेफिनेशन दिया जाता है, एटम्स का डेफिनेशन दिया जाता है कि इससे जो है वो इससे भी छोटे छोटे भागों में आप नहीं बांट सकते हैं। पदार्थ का, मैटर का वह सूक्ष्मतम रूप जो अविभाज्य हो। अविभाज्य कहने का मतलब कि जिसे आप दो या दो से अधिक भागों में नहीं बांट सकते हैं, इसे अन्य किसी छोटे रूपों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे एटम्स कहा जाता है, उसे परमाणु कहा जाता है। लेकिन आगे चल के ये डेफिनेशन जो है वो फ्लॉप कर गया था, फेल कर गया था। क्यों? क्योंकि आगे चल के परमाणु को भी इसके 3 पार्टिकल में बांटा गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसकी चर्चा हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से देखेंगे। यानी कि जब हम परमाणु संरचना पढ़ेंगे तो वहां पे एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, और उसके जो छोटे छोटे अलग अलग पार्टिकल हैं उनके विषय में भी स्टडी करेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन का स्टडी होगा, जहां प्रोटॉन का स्टडी होगा और जहां न्यूट्रॉन का स्टडी होगा। और यही नहीं, आपको बता दे, क्वार्क नाम का चीज होता है, आप नाम सुने होंगे। तो 3 क्वार्क मिलकर इलेक्ट्रॉन और 3 क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और 3 क्वार्क मिलकर जो है वो न्यूट्रॉन का डेवलपमेंट होता है, उनका निर्माण होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, वो होते हैं क्वार्क। और क्वार्क को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। बट वो चीजें जो है वो फिजिक्स में जब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे तो वहां पे उसके विषय में चर्चा और आपको डिटेल से करेंगे। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं कि जो सर एटम्स है, जो सर परमाणु है उसके विषय में और आप जान लीजिए कि पहला बात तो आपको ये बता दिए कि ये जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, यानी कि इसे आप 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, उसे एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन आपको बता दे, ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन कभी भी जो परमाणु है वो केमिकल रिएक्शन में भाग जरूर लेता है। ये इसका सबसे खास प्रॉपर्टी है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें कौन भाग लेता है? तो एटम भाग लेता है, यानी कि परमाणु भाग लेता है। लेकिन अणु जो है, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा है, एटम से थोड़ा सा बड़ा है, बहुत सारे एटम्स को मिला देने के बाद एक अणु का जो है वो निर्माण होता है, यानी मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो एटोमिसिटी कहा जाता है। देखिए एक वर्ड है परमाणुकता। परमाणुकता क्या है? एटोमिसिटी क्या है? तो बहुत सारे एटम्स मिलके, यानी जितने नंबर ऑफ एटम्स की आवश्यकता पड़ेगी एक मॉलिक्यूल बनाने में, उन सभी एटम्स को क्या कहते हैं? तो एटोमिसिटी कहा जाता है, यानी परमाणुकता कहा जाता है। तो जो अणु का निर्माण होता है, जो अणु का डेवलपमेंट होता है, वो किससे होगा? तो एटम्स को मिलाने के बाद होगा। ढेर सारे एटम्स को मिलाकर क्या चीज का निर्माण होगा? मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा। और यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। पहली बात देखिए, एटम्स के पास क्या था? ये स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता है। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर रेलवे का एग्जाम पूछता है, निम्न में से पदार्थ का कौन सा पार्टिकल है या कौन सा ऐसा अंग है या आप कह सकते हैं पार्ट है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो वो क्या है? तो अणु है, मॉलिक्यूल है। एटम उसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एटम रह भी सकता है, एटम नहीं भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो रहता है। अब आप मॉलिक्यूल को फिर से आप 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होमोमोलिक्यूलर कह सकते हैं और एक हेट्रोमोलिक्यूलर कह सकते हैं। ये होमोमोलिक्यूलर क्या है, ये हेट्रोमोलिक्यूलर क्या है? जब कोई 2 आपस में एक ही प्रकार के चीज मिलकर बनेगा तो उसे हम लोग होमोमोलिक्यूलर कहेंगे, और 2 अलग अलग प्रकार चीज मिलकर बनेगा तो उसे हेट्रोमोलिक्यूलर कहेंगे। एक ही प्रकार के चीज का एग्जांपल से समझिएगा, जैसे यहाँ पे O2 है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे H2 है। तो जब O2 है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों तो एक ही प्रकार का चीज मिला है, और जब दोनों एक ही प्रकार का चीज मिला है तो इसे क्या कहेंगे? होमोमोलिक्यूलर कहेंगे।
और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ही जुड़ा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ा है। जबकि आप हेटेरो मॉलिक्यूल में देखेंगे तो यहाँ पे H2O है, तो दो चीज यहाँ पे आ गया ना, एक हाइड्रोजन भी आ गया और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी आ गया, ये दोनों चीजें आ गई, तो दोनों जो है वो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल हो गए, इसीलिए इसे हेटेरोमॉलिक्यूलर कहते हैं। और हेटेरोमॉलिक्यूलर ही आगे चल के आपका यौगिक बन जाएगा, आगे चल के इसी को यौगिक बना देंगे, अभी हम आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, यानी परमाणु और अणु। और परमाणु को या कितने परमाणु का सबसे खास बात क्या है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और जो मॉलिक्यूल है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये मॉलिक्यूल का खास बात होता है। अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर आ जाते हैं, यानी कि किस प्रकार से जो है मैटर को, पदार्थ को बांटा गया है, किस प्रकार से उनको क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई किया गया है। तो इनको बांटने का देखिए दो आधार है बाबू, एक तो आपका भौतिक गुण के आधार पर यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर आप इसे बांट सकते हैं, और एक आप इसे रासायनिक गुण के आधार पर यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ये है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, और ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये दोनों बेसिस पे इसे बांटा जा सकता है, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक गुण के आधार पर। अब भौतिक गुण के आधार पर देखिए यहाँ पे इसे तीन मुख्य रूप से भागों में बांटा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए इसको कहीं कहीं पे क्या कहा जाता है, तो इसको स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहा जाता है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि अवस्था, पदार्थ की अवस्था, आप इसे हिंदी में जो है वो लिखते हैं, पदार्थ की अवस्था आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर जो होते हैं मुख्य रूप से तीन को होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस, ये तीन को मुख्य रूप से होता है। लेकिन इसके अलावे जो आपके मैटर है उसके दो और यानी दो जो है वो अलग से भी आपको और स्टेट्स होते हैं, दो और अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसको प्लाज्मा कहा जाता है। जैसे तारों में जो चमक उमक आप देखते हैं, तो तारों में चमक उमक जो है वो इसी से आता है, यानी कि किससे आता है, तो प्लाज्मा से आता है। जबकि आप देखेंगे जो इसका पांचवा जो स्टेट है, यानी कि जो आप पांचवा इसको देखते होंगे, उसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो दो वैज्ञानिक को मिलकर वो नाम दिया गया था, एक भारतीय थे सत्येंद्र नाथ बोस जी, और एक आइंस्टाइन का तो नाम आप सुने ही होंगे। इन दोनों ने खोज किया था और इन दोनों ने बताया था कि जो सामान्य जो गैसें होती हैं, सामान्य गैस का 1/1,00,000वां यानी एक आप कह सकते हैं 1,00,000वां भाग का जो घनत्व होगा किसी गैस का, मान लीजिए कोई गैस है उसका 1,00,000वां घनत्व का भाग की हम बात कर रहे हैं, यानी 1/1,00,000, ठीक है ना, 1/1,00,000, उसको अगर हम बहुत कम तापमान पर अगर ठंडा करेंगे तो उससे जो स्टेज का हमको फॉर्मेशन होगा मिलेगा, वही क्या होता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो इस प्रकार से पदार्थ की कितने अवस्थाएं आपने देख लिया, तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं आप देख लिए। मुख्य रूप से 3 अवस्था को याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। और 2 और आपको स्टेट्स याद रखने हैं, एक प्लाज्मा स्टेट और एक ठो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आपको याद रखना है। तो टोटल 5 अवस्थाएं इसकी जो है वो मौजूद है, होती हैं। अब इसके विषय में हमको और भी डिटेल चर्चा करना पड़ेगा, उसके बाद इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। तो इन सभी चीजों को यहाँ से हम जो है वो मिटा देते हैं। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इतना देर में तो बिल्कुल ले लिए होंगे, नहीं तो आप इसके कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो इतने सभी बातों को मिटा देंगे, तब जाके आगे हम आपको जो है वो समझा पाएंगे। तो इतना सारा चीज हम आपके लिए जो है इसको मिटा देते हैं माय डियर, ठीक ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको और भी कुछ समझाने वाले हैं।
ये चीजें हो गई, ये चीज आप समझ गए हैं। यहाँ पे ये एटॉमिसिटी आपको समझा दिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर समझा दिए, मॉलिक्यूल और एटम के विषय में आपको जानकारी जो है वो प्राप्त हो गई। और देखिए, अगर ये वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। आप देखिए, अगर अपने स्टेटस में भी अगर इसे लगाएंगे तो आपको कुछ पैसा खर्च तो नहीं होगा, आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा चैनल जो है वो ग्रोथ करने में हमारा मदद कीजिए, ठीक है ना। आप इसे फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं, अगर आपका फेसबुक पेज होगा तो वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। इसमें आपका कोई पैसा खर्च आपको नहीं होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सोशल मीडिया पे आप बिल्कुल आसानी से इसे जो है शेयर कर सकते हैं। और इससे देखिए क्या होता है, चैनल ग्रोथ होता है तो थोड़ा सा हमें और एनर्जी मिलेगा, हमें थोड़ा और क्या लगेगा, अच्छा लगेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर ढंग से चीजों को जो है वो लेकर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग सॉलिड के विषय में, लिक्विड के विषय में और गैस के विषय में समझने वाले हैं। समझिएगा जरा। देखिए, हमने आपको बताया ये जो मैटर होते हैं ना बाबू, ठीक है, इनकी जो स्टेजेस के विषय में बताया, ये 3 स्टेज होते हैं। यानी एक आपको कौन सा बताएं, पहला तो सॉलिड बताएं, एक भैया सॉलिड है। एक दूसरा क्या है सर, तो दूसरा आपका क्या है, तो लिक्विड है, दूसरा आपका लिक्विड है। और आपका तीसरा क्या है सर, तो तीसरा आपका क्या है, गैस है। देखिए, इनको डिफाइन करने के लिए 2 चीजों की आपको जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। मुख्य रूप से बात करें, 2 चीजों की आपको जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या चीज का आवश्यकता पड़ेगा, तो एक आप शेप एंड साइज कह सकते हैं, शेप एंड साइज कह सकते हैं। एक आपका वॉल्यूम कह सकते हैं, तो एक आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और एक क्या है, शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज है। इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, तो आयतन के बेसिस पर आप इसे जो है वो देख सकते हैं। और एक आपको शेप एंड साइज, यानी कि इसको आकृति, कैसा आकृति जो है वो चेंज करेगा या नहीं करेगा, इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं। हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए हैं कि चाहे सॉलिड की बात कीजिए, चाहे लिक्विड की बात कीजिए, चाहे गैस की बात कीजिए, ये सभी के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। उन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जब वो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे के क्लोजली जुड़ा रहता है तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल में ऐसा कुछ होता है कि अगर छोटे छोटे, अगर उसके अंदर अगर आप देखेंगे पार्टिकल्स, तो कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के साथ जो है वो चिपके रहते हैं, मतलब बहुत क्लोजली जो है वो पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल ऐसे क्लोज देख रहे हैं ना आप, तो इसे आप क्लोज कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सॉलिड के जो होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, सॉलिड वाले क्लोज होते हैं। लेकिन अगर आप गैसियस का देखेंगे और लिक्विड का देखेंगे तो लिक्विड में कुछ इस प्रकार का, यहां होगा तो एगो यहां होगा, तो एगो यहां होगा, तो एक यहां होगा, तो एक यहां होगा। ये आपस में काफी क्लोज नहीं होते। यानी आप कह सकते हैं अगर ये सॉलिड है तो इनके जो मॉलिक्यूलर जो फोर्सेज होते हैं वो काफी वीक होते हैं, बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमजोर होता है। यानी इसके जो अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं तो वो काफी क्या होता है, वीक नहीं होगा माय डियर, स्ट्रांग होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे तो स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि एक दूसरे के काफी क्लोज पैक्ड हैं, काफी एक दूसरे के क्या है बाबू, तो क्लोज, एकदम बिल्कुल क्लोज पैक्ड है, एक दूसरे के क्लोज पैक्ड है ना, यानी एक दूसरे से चिपक के हैं। लेकिन लिक्विड वाले कंडीशन में क्या है, लिक्विड वाले में क्या है, तो एक दूसरे से दूर हैं, तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होगा वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक होगा। किसके कंपैरिजन में, तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होगा थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा। और गैस की अगर बात करेंगे ना, गैस बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही भयानक होता है, इतना भयानक होता है कि पूछिए मत। गैस में एक मॉलिक्यूल यहां रहेगा तो दूसरा यहां, तो तीसरा यहां, तो चौथा यहां, तो पांचवा यहां, तो छठा यहां, आपको दिखेगा नहीं, इतना भयानक होता है गैस। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में इनका साथ देता ही नहीं है। एगो भागता है ऊ कोना पे तो एगो भागता है ऊ कोना पे, तो एगो भागेगा ऊ कोना पे तो एगो भागेगा आपके मोबाइल में, इतना दूर सब भाग जाता है। अभी जो कुछ दिन पहले ये जो हादसा हुआ है विशाखापट्टनम वाला, जो गैस लीक का जो हादसा हुआ है, वो इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, क्योंकि ये गैस का लीक हुआ था। अगर लिक्विड का लीकेज होता ना तो चलो कंपनी के आसपास के लोगों को ही केवल परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन ये गैस है ना बहुत खतरनाक होता है, ये तुरंत यहां से वहां भाग जाएगा,
लेकिन एक खास बात है गैस का माय डियर, ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल मतलब इससे आप बहुत दबा सकते हैं, दबा दबा के आप इसको छोटे से सिलेंडर में पैक कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ एलपीजी का जो सिलेंडर होता है, एलपीजी के सिलेंडर का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होता है, एलपीजी। एलपीजी तो ये लिक्विडिफाइड होता है, यानी लिक्विड। तो आप उसमें होता तो गैस है, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये लिक्विड यहाँ पे जो वर्ड आता है, ये लिक्विड क्यों आता है, क्योंकि ये गैस होता है, लेकिन गैस को कंप्रेस जब आप कर देते हैं, यानी जब उसे आप दबा देते हैं, पूरा घर में गैस भरा हुआ है, इसको दबा दबा के आप इसको छोटे से सिलेंडर में डाल दिए, तो जब गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है तो उसका स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है, उसकी अवस्था में बदलाव है। लेकिन जब वो रिलीज होता है तो अपने जो है ओरिजिनल फॉर्म में वो वापस आ जाता है। इसलिए कह रहे हैं गैस बहुत खतरनाक होता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, बहुत ही दूर दूर मॉलिक्यूल्स जब होंगे, यानी कि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या है, बहुत ही वीक है। तो सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसके बीच का होता है, तो गैस का होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करेंगे, उसके अंदर के जो बल हैं, आंतरिक आणविक बल, आंतरिक आणविक बल की अगर बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आई और छोटा सा एफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो सॉलिड का है वो क्या है भैया, बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, तो गैस, यानी कि आप कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड की कंपैरिजन में सॉलिड का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और इससे भी बहुत ज्यादा है किसका, तो लिक्विड का। किससे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किससे, गैस से। यानी सबसे कम फोर्स किसके बीच का, तो गैस के बीच का। यानी गैस के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, लिक्विड में थोड़ा सा होगा और सॉलिड में तो बहुत ज्यादा होगा। आप कैसे पहचानोगे, ये डस्टर है, मेरे हाथ में एक डस्टर है। जब आप डस्टर को दबाने की कोशिश करते हैं, ये लीजिए दबा रहे हैं, ये लीजिए दबा रहे हैं, ये लीजिए दबा रहे हैं, कहाँ दब रहा है भैया, नहीं दब रहा है। क्यों नहीं दब रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना एकता में बल होता है। तो इसके अंदर जो इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो काफी यूनाइट हैं, काफी स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे के हाईली मतलब एकदम क्लोज पैक्ड है, एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, इस प्रकार से। कुछ ऐसे चार हाथ रहता तो दो और इधर से कर देते हैं, और बिल्कुल ऐसे पकड़े हुए हैं। आप इधर खींचो तो ये इसको इधर लाएगा, आप इधर खींचो तो ये इसको इधर लाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, क्लोज्ड है। तो आप जो तीसरा है व्यक्ति, जैसे दुश्मन, जैसे हम तीसरा व्यक्ति हो गए, इसके दुश्मन, इनको हटाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ये नहीं टूटेंगे, काफी मजबूत है। लेकिन जब इसकी क्षमता से आप ज्यादा जब बल दे दोगे तब तो टूटेगा। वो हम लोग देखेंगे फिजिक्स के फोर्स में देखेंगे, या तो इलास्टिसिटी में भी देख सकते हैं, प्लास्टिसिटी में भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड की बात करो, लिक्विड के बीच के तो मतलब आप कहते हो ना बीच बीचवा में चीज है, उससे कुछ मॉलिक्यूल्स तो कहते हैं भैया हम हाईली पकड़ के रखेंगे, जबकि थोड़े में कहते हैं नहीं पकड़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा दूर दूर रहो, थोड़ा दूर दूर बना के रखो। इसलिए आप जब अपने हाथ को किसी बाल्टी भरे पानी में डालते हैं तो आसानी से चला जाता है। उसमें बालू भर के देखना, जल्दी से आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा जितना आसानी से पानी में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी यानी कि जो लिक्विड स्टेज में वो है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है वो काफी कमजोर है, काफी वीक है, इसलिए आपका हाथ आसानी से पानी में चला जाता है। और गैस, हम आप तो गैस में घूमते फिरते रहते, ये देखो हमारे आसपास चारों तरफ गैस है, कहां को ये बिल्कुल रोक पाया, बिल्कुल नहीं रोक पाया। हम अपने हाथ के मूवमेंट को भी ऐसे कर दिए, ये हमें रोक नहीं पाया, क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनका है ही नहीं, इनका अपना खुद का बल है ही नहीं। तो अपना खुद का बल नहीं है तो हम बल से इसको ऐसे ऐसे करके हटा देते हैं, सिंपल। तो आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। अब देखो सॉलिड को कैसे डिफाइन करोगे, सॉलिड को कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, इसके विषय में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। देखो बाबू, अगर सॉलिड को डिफाइन करने के विषय में बात करेंगे कि सॉलिड को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो सॉलिड जो होते हैं वो किसी भी जगह पर आपको अपना आकृति, शेप और साइज जो है वो नहीं बदलता है, ये चेंज नहीं करेगा, यानी यह नहीं बदलेगा, उसको सॉलिड आप कह सकते हो। लेकिन एक बात आप और कह सकते हो, इसके जो वॉल्यूम होते हैं ना, इसके जो आयतन होते हैं ना, ये भी नहीं बदलेगा, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन लिक्विड एक ऐसा आप कह सकते हो मैटर है
जिसकी आकृति जो होती है वो बदल जाती है, आकृति बदल जाती है, लेकिन इसका आयतन जो है वो नहीं बदलता है, ये नहीं बदलेगा, जितना रहेगा आयतन उतना ही रहेगा। आप ऐसे कुछ समझ सकते हो इसको। मान लो मेरे हाथ में एक छोटा सा क्या है तो माउस है, आप देख सकते हो मेरे हाथ में ये माउस है। अगर ये माउस है तो आप देखो ये G7 साइज का है मेरे हाथ में, अगर इसको इस हाथ में भी रख दिया जाए तब भी ये उसी 7 साइज का रहेगा, इस हाथ में रख देंगे तो भी इसी 7 साइज का रहेगा, और इसको नीचे रख देंगे ना, अब ज्यादा जोर से नहीं पटकना नहीं तो इसका काम तमाम हो जाएगा। और इसको नीचे रख देंगे, आपको दिख नहीं रहा है तभी वो वही 7 साइज का रहेगा, बदलेगा नहीं। ये मार्कर भी। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका मोबाइल। आपका मोबाइल सॉलिड है, इसका हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। आपके हाथ में आपका मोबाइल है, आप मोबाइल को छू कर देखो, जिस 7 साइज का है वही आपके मोबाइल इस हाथ में भी रहेगा। अब इस हाथ में से आप इस हाथ में लेकर देखना, इस हाथ में भी आपका वही 7 साइज का रहेगा। उसको पटक के देखना जरा नीचे, वही 7 साइज का रहेगा, बदलाव नहीं होगा उसमें, जरा सा बदलाव नहीं होगा। तो अब समझ लेना कि अगर उसमें बदलाव नहीं हुआ, चेंजिंग नहीं आया, तो समझिए मोबाइल आपका सॉलिड था, और अगर बदलाव हो जाएगा तो मुझे माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा चीज लिक्विड है, लिक्विड है तो लिक्विड का क्या परेशानी है ना कि 7 साइज अपना बदल लेता है। आपका मोबाइल तो जहां पे आपके हाथ में जिस शेप का था नीचे गिरेगा तो टूट भले सकता है, लेकिन उसी 7 साइज का रहेगा। लेकिन पानी को अगर आप बोतल में डालोगे, जिस बोतल में डालोगे उस बोतल के आकार का हो जाएगा। सुराही में रखोगे, सुराही के आकार का हो जाएगा। अगर आप घड़ा में रखोगे, घड़े के आकार का हो जाएगा। आप थाली में रखो, थाली के आकार का हो जाएगा। मतलब जैसे बर्तन में डाल दो वैसे शेप का हो जाएगा। तो ये बदल जाता है, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। आयतन कहने का मतलब अगर 1 लीटर पानी है, घड़ा में 1 लीटर है, तो क्या बोतल में 2 लीटर हो जाएगा क्या? नहीं, बोतल में भी 1 लीटर वो जगह लेगा। और अगर 1 लीटर पानी आपके हाथ में कोई एक बोतल है उसमें है, और उसको अगर हम समुद्र में ले जाकर डालेंगे तब वो 1 लीटर न रहेगा समुद्र में भी गया तो हमारा 1 लीटर गया, वो जो है बदलेगा नहीं। लेकिन गैस कितना खतरनाक होता है, ये शेप एंड साइज तो बदल लेता है, इसके साथ साथ ये आयतन भी बदल लेता है। जी हाँ, बिल्कुल आयतन भी बदल लेता है। आपको सर हाउ कैन दिस पॉसिबल? अभी तो थोड़ा देर पहले आपको समझाएं कि इस पूरे घर में जितने गैस है ना, इन सभी गैस को कंप्रेस करके, बिकॉज गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि जो गैस होते हैं बहुत ही कंप्रेसिबल होते हैं, उसे आप दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा संपीडित कर सकते हैं, और दबा के छोटे से गैस में डाल सकते हैं, गैस सिलेंडर में आप डाल सकते हैं। तो इतना बहुत ज्यादा आकृति का गैस को आप छोटे से सिलेंडर में डाल दिए तो वॉल्यूम तो चेंज हो गया। जब रूम में रहेगा तो हो सकता है आपका रूम 1000 मीटर क्यूब का हो, 1000 मीटर क्यूब में फैल जाएगा। आपका जब गैस लीक करता है तो क्या होता है, पूरे घर में फैल जाता है। जितना एरिया रहेगा, जितना आपका वॉल्यूम रहेगा, पूरे आपके मकान के वॉल्यूम में वो चारों तरफ घूमने लगेगा। तो उसका देखिए आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन जब वही गैस के अंदर रहेगा तो गैस के अंदर जितना उसकी आकृति है, जितना उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, उतना ही रहेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि गैस जो है वो अपना आयतन क्या कर लेता है, बदल लेता है, और वो अपना शेप एंड साइज भी बदल लेता है। तो उम्मीद करेंगे यहां तक बात आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। अब इसे हम देखिए मिटा देते हैं। इस वाली बात को आप जो है नोट डाउन कर लिए होंगे, आप समझ भी लिए होंगे। यहाँ पे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी आप समझ लिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सभी चीज आप जो है वो देख लिए होंगे। आगे बढ़ सकते हैं। इनके बीच का जो आणविक दूरी होगा वो बहुत कम होगा, इनके बीच थोड़ा सा रहता है लेकिन कम ही रहता है। इनके बीच जो है वो गैप रहता है, काफी ज्यादा गैप रहता है। चलिए इसको हम जो है वो मिटा देते हैं, यहां तक बात मिटा देते हैं। आप नोट डाउन कर लिए होंगे क्योंकि इसके आगे भी हमको जो है वो बताना है। अब देखिए सॉलिड की अगर बात करोगे तो सॉलिड को पुनः हम लोग 2 भागों में जो है वो बांटते हैं बाबू। फिर से आप इसे 2 भागों में जो है वो बांट सकते हैं। किन किन भागों में सॉलिड को बांट सकते हैं जरा देखिएगा। एक तो सॉलिड होते हैं जो होते हैं क्रिस्टलाइन इसे कहा जाता है, क्रिस्टलाइन, हिंदी में भी क्रिस्टलाइन ही कहा जाता है। एक आपका होता है क्या चीज, तो एमॉर्फस होता है, इसको अक्रिस्टलीय कहा जाता है, क्रिस्टलीय कहा जाता है। और इसका और भी नाम है, जैसे सूडो भी इसका नाम है, सूडो यहाँ पे लिख दिया नीचे में, सूडो यानी आभासी, और साथ में सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। आप इसे कह सकते हैं, अमॉर्फस को कह सकते हैं। इसमें क्या होता है,
नाम से भी समझ सकते हैं आप, बिल्कुल नाम से भी समझ सकते हैं कि ये जो है अक्रिस्टलीय है। अक्रिस्टलीय है, ये क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। अब क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय क्या होता है, इसके विषय में हम ज्यादा जानकारी आपको एक नए वीडियो में देंगे, क्योंकि वहां पे इसके विषय में हम आपको डिटेल से जो है वो पढ़ाने वाले हैं। काफी वहां पे हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम लोग देखेंगे ताकि आपको क्रिस्टलीय क्या होता है और अमॉर्फस क्या होता है आपको बढ़िया ढंग से क्या हो सके, समझ में आ जाए। तो इसके लिए अभी आप परेशान मत होइएगा, तो इतना जानिएगा कि सॉलिड को दो भागों में फिर से बांटा जाता है, क्रिस्टलाइन में और एक ठो अमॉर्फस में बांटा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर आ जाते हैं, यानी कि रासायनिक गुण के आधार पर, यानी कि केमिकल जो है आपको ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग कितने भागों में ये जो है आपका मैटर को बांट सकते हैं, वो अब देखने जा रहे हैं। तो इतना बात को हम आपको पूरा मिटा देते हैं ताकि आगे का बात जो है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इन सभी बातों को मिटा देते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी हम आपको मिटा ही देते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपको बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, दोबारा वीडियो जो है वो देख सकते हैं, दोबारा वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी तो देख लीजिए, अवस्था के आधार पर, तो इसको भी पूरा हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये सूडो उडो वाली बात जो है आपको करवा दिए, बता दिए, अमॉर्फस और साथ में क्रिस्टलाइन। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर अब हम लोग बांटेंगे मैटर को। हाँ बिल्कुल, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर देखिए कितने भागों में, 3 भागों में। एक आपका एलिमेंट कहलाता है तत्व, एक कंपाउंड यौगिक, और एक क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है, यानी कि मिश्रण कहलाता है। अब ये तत्व क्या है सर, ये एलिमेंट क्या है सर, अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं, तत्व जो है वो क्या होते हैं, समझिएगा जरा, एलिमेंट्स को जरा समझिएगा, तत्वों को समझिएगा। जब हम आपको अणु और परमाणु जब आपको बता रहे थे, तो आपको बताए थे कि बहुत सारे परमाणु मिलकर, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलकर, परमाणु की बात कर रहे हैं, बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अणु मिलकर तत्व यानी कि एलिमेंट का निर्माण करते हैं, एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। और आपको बता दे तत्व क्या है, ये क्या चीज से बना है भैया, तो अणु से बना है, या तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट परमाणु से बना है। एलिमेंट तत्व या तो आपको अणु से बना है या तो परमाणु से बना है। तो जो तत्व होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं, कह सकते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे मैटर होते हैं जिसे किसी भी विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में आप नहीं बांट सकते हो, 2 भागों में आप नहीं बांट सकते हो, इसको आप विभाजित कर ही नहीं सकते हो। आप कहोगे सर कैसे, समझाते हैं, आपको समझाते हैं। जैसे कॉपर यानी कि तांबा, जैसे आप एल्युमिनियम की बात कीजिए, सोडियम की बात कीजिए, क्लोरीन की बात कीजिए, ठीक है, कैल्शियम की बात कीजिए, ये सारे के सारे तत्व हैं, सारे के सारे एलिमेंट हैं। सारे एलिमेंट कैसे हैं, जब आप तांबा को तोड़ने चलोगे ना तो ये छोटा छोटा रूप में टूटा हुआ तांबा तांबा ही मिलेगा। एल्युमिनियम को तोड़िएगा तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही मिलेगा, और तोड़िएगा तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही मिलेगा, और तोड़िएगा तो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ही मिलेगा। इसके अलावा कोई अगला चीज नहीं मिल सकता है। तो जब आप इसे और भी बांटों में तोड़ते हैं तो केवल वही चीज मिलेगा। यह पदार्थ का ऐसा शुद्धतम रूप है जिसे किसी भी माध्यम से अन्य भागों में तोड़ने पर वही मिल जाता है, वही पदार्थ की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। उसे हम तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, जितने भी पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को आप क्या समझे, एलिमेंट तो है ही, एलिमेंट है। लेकिन एलिमेंट को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे कुछ तो मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, इसके अलावा कुछ मेट्रोइड भी होते हैं, ठीक है, उसके विषय में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी धातु और अधातु होते हैं। अब धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इसके विषय में जो है वो डिटेल थोड़ा बहुत आपको हम यहाँ बता देते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको और डिटेल से इसको क्लियर करेंगे। तो एलिमेंट को फिर से धातु में और अधातु में बांटा जाता है। धातु में देखिए आपको आगे चल के ये बात बताएंगे, जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 होती है तो उससे धातु बनता है, और जिसके आउटर मोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 होती है तो उससे अधातु बनता है। अब अधातु और धातु के विषय में ज्यादा जानकारी हम आपको इस वक्त नहीं देंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि अभी हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ाए हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, वो आपको कहाँ पढ़ाएंगे, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इन सभी चीजों को पढ़ा देंगे तब जाके आपको धातु अधातु और ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो वहां तक के लिए इसको आप बचा के रखिएगा कि हाँ सर धातु और अधातु हम कहाँ पे पढ़ेंगे, तो हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वाले टाइम पे पढ़ेंगे, यानी उसी के बीच में हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। लेकिन अब देखो, जब आप 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब मिला देते हो तो उससे यौगिक का निर्माण होता है। यानी कि यौगिक क्या है सर, कंपाउंड क्या है सर, तो जब आप 2 एलिमेंट को आपस में मिला देते हैं, जैसे H2O को आप आपस में मिला दिए, यहाँ पे क्या क्या चीज है सर, हाइड्रोजन भी है और क्या है सर, ऑक्सीजन भी है। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों चीजों को जब आप मिला दिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 2 चीज मिल गया तो इन दोनों चीजों को मिलने से जिस चीज का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन यौगिक में एक सबसे खास बात है कि इनमें जो भी एलिमेंट मिलाइएगा, जो भी एलिमेंट इसमें मिलाए जाते हैं, यानी जो भी तत्व इसमें मिलाए जाते हैं बाबू, उनका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो फिक्स्ड होता है, यानी फिक्स्ड रेशियो में ही मिलाना पड़ेगा। यानी कि समान अनुपात में, समान नहीं, निश्चित अनुपात में ही आपको मिलाना पड़ेगा। ये निश्चित अनुपात क्या है? निश्चित अनुपात हमारा कहने का तात्पर्य है, अगर आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल को और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल को मिलाएंगे तभी जाके आपका वाटर का फॉर्मेशन हो पाएगा। अगर कभी गलती से भी O को 2 ले लिए, हाइड्रोजन को 1 ले लिए, तो वाटर का एगो बूंद भी नहीं मिलेगा आपको। अगर आप हाइड्रोजन के 3 पार्टिकल ले लिए, ऑक्सीजन के 1 पार्टिकल ले लिए, तभी आपको जल देखने को नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन के 5 और ऑक्सीजन की 2 ले लिए, तब वो जल देखने को नहीं मिलेगा। वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, वो कंपाउंड रहेगा ही नहीं। तो अगर आप एक निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में मिला देते हैं, वो निश्चित अनुपात आपको बात जरूर याद रखना है, फिक्स रेशियो आपको जो है वो याद रखना है। तब उनसे जिस चीज का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अब यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका है कार्बनिक यौगिक, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। एक आपका होता है अकार्बनिक यौगिक, जिसे आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब कार्बनिक कंपाउंड में हम आपको बताए थे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। किसके विषय में? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। जबकि अकार्बनिक में जो भी चीजें आपको इसमें आपको दिखाई देगा, हाइड्रोकार्बन के साथ साथ और भी जो चीज आपको दिखाई देगा पीरियोडिक टेबल में, जितने भी एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, उन सभी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। अकार्बनिक यौगिक में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक हम अलग अलग चैप्टर बना के पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स हम एक जो है वो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यानी एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, इन सभी की चर्चा करेंगे। बेंजाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्बनिक ऑर्गेनिक चैप्टर एक अलग है और उसका आपको आनंद आएगा, काफी अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार चैप्टर है। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको काफी जो है वो मजा आने वाला है। तो वो तो हम लोग कहाँ देखेंगे भैया? तो कार्बनिक यौगिक में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है अब इसका स्टडी हम लोग फिलहाल नहीं करेंगे। तो फिलहाल किसका कर लेते हैं? मिश्रण के विषय में आपको बता देते हैं। देखिए, मिश्रण को भी बनना है तत्वों से ही, बनना है एलिमेंट से ही। लेकिन सबसे खास बात क्या है? जब आप 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, फिक्स रेशियो में मिला देते हैं, तो उससे तो कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। यानी कि आपका यौगिक का निर्माण हो जाता है, यौगिक बन जाते हैं। कब? जब आप तत्वों को निश्चित रेशियो में मिलाते हैं तब। लेकिन जब आप इन तत्वों को, यानी 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला देते हैं, बस वैसे ही मिला देते हैं, उसका कोई भी रेशियो का ख्याल नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर H2O की बात किए थे, बहुत सारा हम आपको यौगिक पढ़ाएंगे माय डियर।
NaCl जिससे नमक बनेगा। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मतलब बहुत सारा HGS की बात करेंगे, ठीक है, CaO की बात करेंगे, KOH की बात करेंगे, बहुत सारा यौगिक की बात करेंगे, लेकिन वो एक अलग स्पेशल चैप्टर बना के विभिन्न प्रकार के यौगिक्स, उनकी यूजेज कहाँ कहाँ पे है, किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, कहाँ कहाँ उसको जो है वो यूज करते हैं, ये अलग आपका एक चैप्टर ही बना के पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे तत्वों का देखिए जो रेशियो में अगर आप बांटेंगे, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 है सर। तो इससे आपका क्या बन गया, तो यौगिक बन गया। इससे आपका क्या बन गया, तो यौगिक बन गया। लेकिन अगर इन्हीं तत्वों को आप निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते हैं और निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, अनुपात में मिला देते हैं, तो उससे जिस चीज का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहा जाता है। तो मिक्सचर इज नथिंग बट बहुत टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, बहुत प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, उन सभी को आपस में मिला दिया जाता है। खिचड़ी आप कह सकते हो। जैसे खिचड़ी में क्या क्या डाल देते हो भैया, आप जैसे देखो खिचड़ी बनाते वक्त आपको कितना दाल डालना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना चावल डालना है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना वेजिटेबल्स डालने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप उसमें मटर डालना चाहते हो कि नहीं यहाँ पे डिपेंड करता है, सोया बड़ी डालना चाहते हो कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, गोभी डालोगे कि बंदा गोभी डालोगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। शरबत, कोई शरबत मीठा पीता है ज्यादा तो कोई कम मीठा पीता है, कोई नींबू वाला पीता है तो कोई बेसन वाला पीता है, तो कोई बेल का शरबत पीता है तो कोई आम का पीता है। उसमें कितना क्वांटिटी कौन सा मिलाना है ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। चाय भी क्या है, तो मिश्रण का एग्जांपल है। चाय में भी क्या क्या चीज आप मिलाओगे ये आप पे डिपेंड करेगा, आप कम मीठा पीते हो, ज्यादा मीठा करते हो। बारूद में भी जो है वो किसी भी अनुपात में डाल दिया जाता है, उसका भी कोई अनुपात फिक्स नहीं रहता है। तो बारूद भी जो है वो मिश्रण के ही एग्जाम्पल्स मिलते हैं। हवा, वायु, हवा आप देख सकते हैं, हवा में भी बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। ये इसलिए कहा जाता है हवा जो है बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, क्योंकि फिक्स रेशियो नहीं है। कोई कहीं कभी बढ़ भी गया, कभी घट भी गया, कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए हवा को भी क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। यहाँ पे पुनः मिश्रण को भी दो भागों में देखिए माय डियर बांटा जा सकता है। एक को कहा जाता है समान मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें समान प्रकार के गुण वाले जो है वो एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं। और एक होता है विसमान मिश्रण जिसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, इसमें असमान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। उसके गुण समान जो है वो नहीं होते हैं, उस प्रकार के एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, वहां पे मिलाया जाता है। अब देखो मिश्रण इतना जल्दी आपका खत्म नहीं होगा, मिश्रण के तो अभी और भी बहुत सारी चीज हम लोग को पढ़ने हैं। तो बहुत सारा चीज अगर एक एक दिन में आप पढ़ लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। तो इसीलिए आज जितना पढ़ा दिए इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद जो अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम एक एक टॉपिक आपका क्या करवाते जाएंगे, क्लियर करवाते जाएंगे। अगर कोई दिक्कत लगेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, परेशान मत होया कीजिए। कोई भी दिक्कत लगे, कोई आपको और भी चीज अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे और जरूर उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद हम अपने से कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। बाकी आप सभी का सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।